अब हम अपने अगले पैनल की शुरुआत करेंगे और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी को, आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट से। साथ ही साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुधीर अग्रवाल को, श्रुति डायग्नोस्टिक सेंटर से ये जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर विभांशु गुप्ता जो कि डेंटिस्ट हैं। मैं चाहूंगी आप सभी मान्यवर मंच पर आएं और हमारे अगले पैनल की शुरुआत हम करें। तो देखिए, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगले पैनल की अपने शुरुआत करने जा रहे हैं। और जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगी को छूता है, और ये मंच सिर्फ विचारों का नहीं, जिम्मेदारी का मंच है, और आज वही जिम्मेदारी हम यहाँ पर निभा रहे हैं आप सभी के लिए। और अब मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी जयप्रकाश इस पैनल को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, धीरे धीरे अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ भी चल रहे हैं। अब कुछ देर और इंतजार आपका रह गया है और कुछ और खास मेहमान है। हमारी कोशिश रही है उत्तर प्रदेश की बात चित्रकूट में जनप्रतिनिधियों के बाद, प्रशासन के अधिकारी, व्यापारियों से बात, हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात, और हम बात करेंगे अब आयुर्वेद की। हमारे साथ आपको बता दें आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी हैं, आपको बता दें श्रुति डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विभांशु गुप्ता हैं, डेंटिस्ट हैं, आप दांतों का ख्याल रखते हैं, उनसे भी जानेंगे कि बहुत सारे सर। आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी, आपका यहाँ चित्रकूट में बड़ा नाम है। पहले सवाल आपसे ही, आपको लग रहा है कि आयुष ग्राम एक ट्रस्ट बनी हुई है आपकी, और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, क्या हम फिर से पुराने दौर में जो भारत की परंपरा रही है आयुर्वेद वाली, उस पर अब लौट रहे हैं हम? माइक ले लीजिएगा गुरुजी। लौटना, पहले तो मैं जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस मंच का स्वागत करता हूं, और आप सभी का, दर्शकों का भी, और जो हमारे कार्यक्रम संचालक हैं। आपने ये कहा कि क्या आप प्राचीन विधा की ओर लौट रहे हैं? नहीं, लौटने क्या, भारत के रग रग में, भारत के एक एक धमनी में, कण कण में आयुर्वेद बसा हुआ है। लौटने की जरूरत नहीं है। आज भी आप देखिए कि जब भी घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको घरेलू नुस्खे याद आते हैं, सबसे पहले घरेलू नुस्खे याद आते हैं, दादी जी के, नानी जी के, और नहीं कुछ आता तो अजवाइन, जीरा और ये हींग तो याद आ ही जाता है। तो आयुर्वेद में लौटने की क्या जरूरत है? आयुर्वेद तो भारत की अक्षुण्ण परंपरा है ना, इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। आज भी गाँव में लोग कह देते हैं या घरों में लोग कह देते हैं कि आयुर्वेद रोग को जड़ से समाप्त करता है। ये अलग विषय है कि वो कैसे समाप्त करता है, क्यों समाप्त करता है, ये गहन विषय है। लेकिन लोगों के मन में तो आज भी पूरी तरह से भरा हुआ है, और ये संकल्प दृढ़ है, ये मान्यता दृढ़ है कि आयुर्वेद रोग को जड़ से समाप्त करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लोग कह देते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये लोग कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें चिकित्सक के लिए निर्देश है कि वो ऐसी चिकित्सा करे ताकि साइड इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, वो ऐसी चिकित्सा करे। योगमासाम त्वयो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष स विज्ञाभिसुगुत्तम। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, प्रत्येक रोगी को अलग अलग पर्चा लिखना है, प्रत्येक रोगी का अलग अलग ढंग से परीक्षण करना है, उसका देश काल, प्रकृति, ऋतु, वय, ये सारी चीज ध्यान में रख करके, और उसी तरह से औषधियों का चुनाव करना है। चलिए, डॉक्टर विभांशु गुप्ता डेंटिस्ट है सर, आपने कैसे सफर शुरू किया? डॉक्टर बनना था या सोचा कि नहीं यार कुछ और था, मजबूरी में? क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि भाई डॉक्टर बन जाए, या आप शिक्षा के क्षेत्र में चला जाए, या कोई अफसर बन जाए। तो कैसी जर्नी आपकी शुरू हुई? यही मैं CIC से ही पास आउट हूँ। उस समय जैसा अभी जिक्र आया कि हमारे समय में उतने ऑप्शन नहीं होते थे। मैथ लिए हैं तो इंजीनियर बनना है, बायो लिए हैं तो CPMT और मेडिकल की तैयारी करनी है। हम भी अपना झोला वगैरह उठा के लखनऊ पहुंच गए तैयारी करने। उस समय कोई एम नहीं था, पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन हो गया, उस समय भी डॉक्टर बन गए। थोड़ा माइक सीधा रखिएगा सर। हेलो। डॉक्टर बनने के बाद चस्का चढ़ा कि हाँ अब कुछ करना है। मैं 2005 में पास आउट हुआ, उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और यहीं अपने ज़िले में मैंने एक चेयर से चालू किया था। एक चेयर, फिर 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 5 चेयर। अब पूरे बुंदेलखंड में केवल 2 माइक्रोस्कोप हैं, रूट कैनाल में यूज होती है, इंडो माइक्रोस्कोप।
पूरे बुंदेलखंड में 2 माइक्रोस्कोप है, अपने पास 2018 से माइक्रोस्कोप है, 2 में 1। नाप लेने की प्रक्रिया है डिजिटल, मेरे पास पिछले 2 साल से डिजिटल टेक्निक है जो आसपास कहीं नहीं है। हम अगर आपको जाना पड़ेगा तो इलाहाबाद में डिजिटल नाप की वो है सुविधा, सतना का मेरे को आइडिया नहीं है। तो आधुनिकीकरण में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास है। जी सर, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हम बात करें अब, लेकिन मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी से है। सर, आज के समय में मेंटल हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसके लिए तैयार है? आज के समय में मेंटल हेल्थ केयर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। टेक्नोलॉजी की तो खूब बात हो रही है, मशीनें आ गई हैं, एडवांस्ड मशीनें आ गई, लेकिन मेंटल हेल्थ, उस पर फोकस किया जा रहा है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसके लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन मेरा जो फील्ड है मेरी डायग्नोस्टिक की है। हाँ, डॉक्टर सुधीर साहब, मेरा सवाल आपसे, डायग्नोस्टिक सेंटर आपने यहाँ खोला, क्योंकि चित्रकूट को पिछड़े जिले के तौर पर दिखा देते हैं, तो कैसे आपने, आपकी जर्नी, आपका सफर कैसे रहा, कैसे आपने अपना काम शुरू किया और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगा देना, कैसे आपने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया? मेरी जर्नी 1992 में एज ए मेडिकल ऑफिसर शुरू हुई थी हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। 3 साल तक मैंने वहाँ काम किया। फिर मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा जो रुझान है क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है, डायग्नोस्टिक की तरफ है। फिर एक कठिन निर्णय लिया, उसको रिज़ाइन किया, वापस आ गए। मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया इस डिसीज़न में। 98 में हमने श्रुति डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, उसमें ज़िले की पहली अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई थी। कुछ सालों बाद पहली ज़िले की डिजिटल एक्सरे लगाई, फिर कुछ समय बाद पहली ज़िले की डिजिटल ओपीजी मशीन लगाई, फिर प्राइवेट सेक्टर में पहली सीटी स्कैन मशीन लगाई। हमारी फुल फ्लैश्ड पैथोलॉजी भी है जिसमें सारी मशीनें ऑटोमेटिक हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप देखेंगे हमारी ज़्यादातर मशीनें ऐसी हैं जो आज भी इकलौती हैं, इसलिए जो प्रिंस भाई कह रहे थे यहाँ मूलभूत सुविधाएं बहुत कम हैं, वो वाकई सही बात है और यहाँ पे लोग निवेश करने से थोड़ा कतराते हैं। अल्ट्रासाउंड एक नाम का बड़ा बात होती है। एक चीज़ और हाँ, है जी जी। अल्ट्रासाउंड में हमने बार बार अपग्रेड किया। हमारी 5वीं मशीन इस समय है और जिस मशीन में हम काम कर रहे हैं वो वाल्यूसान सिग्नेचर मशीन है, जो कि अभी 1 साल के अंदर ही वर्ल्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है। 65 लाख रुपए से ऊपर की कीमत है इसकी। हमारा मैसेज एकदम क्लियर है कि हम अच्छी सुविधाएं तो देना चाहते हैं, साथ में वो आधुनिकतम भी हों और उत्कृष्ट भी हों। डॉक्टर साहब, एक और, क्योंकि नाम में कहते हैं कि नाम में एक बड़ा अच्छा है, श्रुति नाम आपने रखा, क्या प्लान था, क्या कोई परिवार के सदस्य, जरा उसके बारे में बताइएगा। श्रुति मेरी बड़ी बेटी है। तो ज़्यादातर आप ही अपने क्लिनिक को टाइम देते हैं या और भी लोग देते हैं, और क्या 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 आपकी दिनचर्या रहती है? जब से मैंने ये काम किया मुझे सिर्फ यही आता है, सोते जागते मुझे अल्ट्रासाउंड ही करना आता है। मैं 11 से 12 घंटे रोज़ यहाँ पे टाइम देता हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर वीके अग्रवाल, कृति स्कैनिंग सेंटर इलाहाबाद के, मैं उनको साधारण प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझसे बताया था कि काम करने का जुनून होना चाहिए। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। चले विवांशु जी, क्योंकि आप दांतों के डॉक्टर हैं और एक डेंटिस्ट के लिए आजकल दांतों में छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है, अपने दांतों का कैसे ख्याल रखें? दांतों का ख्याल रखने के लिए बहुत, दिन में 2 बार ब्रशिंग और हर 6 महीने में डेंटल चेकअप। ये बस केवल 2 नियम आपको, हम लोगों की जरूरत कम से कम पड़ेगी। लेकिन सर, आप भी फिलिंग बता देंगे कि फिलिंग होगी, ये होगी, तो फिर लोगों को लगता है कि भाई क्या चेक, हम तो ठीक है। सर, आप बिगाड़ के ला रहे हो। अगर आप हमारी बात मानो तो हम तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। सर, क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, तो आजकल कौन सी डेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और क्या खान पान और लाइफस्टाइल इसकी वजह है? ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे तो डेंटिस्ट की प्रॉब्लम कम से कम, डेंटल प्रॉब्लम कम से कम होंगी। हमारे पूरे क्षेत्र में केवल 2 ही प्रॉब्लम है, एक ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, दूसरा टबैको। अगर ये दोनों चीज़ों में सरकार और प्राइवेट के लोग मिल के काम करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, मेरा सवाल, क्योंकि देखिए वो तो एलोपैथी से हैं और आप आयुर्वेद से हैं। आयुर्वेद का कहते हैं कि असर धीरे होता है, एलोपैथी पर ज़्यादा लगते थे, तो आप इन लोगों की टेंशन बढ़ाएंगे कि भैया नहीं, आयुर्वेद पे आइए आप,
या आप कहेंगे कि अगर जरूरत है तो एलोपैथी का इस्तेमाल करिए आप? देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथ में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। दोनों विधाएं अलग अलग हैं, दोनों के बेसिक फंडामेंटल्स अलग अलग हैं, प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, निदान की पद्धतियां दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हम लोग मॉडर्न एडवांसेस पढ़ करके आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी मॉडर्न एडवांसेस पढ़ाया जाता है, और हम लोग पूरा जो मॉडर्न एडवांसेस है, जो जांचें हैं, उनका प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सा में, अपने कार्यक्रमों में। और ये बिल्कुल विरोध नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं मंचों से कि आपको किसी भी पैथी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लकीर बड़ी करिए। आप आज मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं, बैठे हुए हैं, जब हम आयुर्वेद पढ़ करके आते हैं और दूसरी पद्धति से चिकित्सा शुरू कर देते हैं तो वहीं से हमारी बुराई शुरू होने लगती है और हमारा महत्व गिरने लगता है। तो इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं ये सभी आयुर्वेद चिकित्सकों से कहूँगा कि अपनी सिस्टम में काम करें, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जरूर प्रयोग करें, मॉडर्न डायग्नोस्टिक का प्रयोग करें और रोग निदान करके चिकित्सा अपनी पद्धति में करें। ठीक है, आप और कुछ कहना चाहें? हाँ। आयुर्वेद की एक विशेषता ये अवश्य है कि वो कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, इस पर बहुत उसका चिंतन है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इस पर बहुत जोर देता है वो। शरीर सत्वात्मा शरीर इंद्रिय संयोगोधार्य जीवितम, मन आत्मा शरीर इंद्रिय, इनको मिला करके वो आयु कहता है। तो आजकल देखिए बीमारी का, जो मैं आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मुझे बता देना चाहिए एक आयुर्वेद के होने के नाते, देखिए आजकल जो बीमारी का एक फैलाव इसलिए हो रहा है कि लोग आयुर्वेदीय जीवन शैली से हट चुके हैं। लोगों का खान पान विकृत हो गया। 18 प्रकार के आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताए जाते हैं। आपको कच्चा पक्का एक साथ नहीं खाना है, आपको गर्म ठंडा एक साथ नहीं खाना है, आपको वीर विरुद्ध नहीं खाना है, आपको प्रकृति विरुद्ध नहीं खाना है, आपको सात्य विरुद्ध नहीं खाना है। कोई नहीं जान पा रहा है। अच्छा, प्राचीन काल में, अभी आज के 50 साल पहले वैद्य गांव में होते थे अच्छे। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग 50,000 आयुर्वेद ग्रेजुएट प्रतिवर्ष कॉलेजों से निकलते हैं, प्रतिवर्ष इतना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इंडिया में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आयुर्वेद चिकित्सा लोगों को इसलिए नहीं मिल रही है कि उसके पीछे हमारा आयुर्वेद चिकित्सक अपनी पद्धति में काम नहीं करना चाहता, या कर नहीं रहा है। तो एक वैद्य के यहाँ रोगी जाता था, वो उसको पहले बता, देखिए आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, रातचर्या होनी चाहिए। मैं तो रोज बैठ के एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर आयुर्वेद में ब्राह्मण मुहूर्तम उत्तिष्ठ, ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णम निरूपयन्। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, सूर्य के दर्शन करना चाहिए। मैं तो रोज बैठ के ओपीडी में 70-80 की ओपीडी देखने के बाद मैं एनालिसिस करता हूं। आगे आने वाले समय लोग भूल जाएंगे कि सूर्योदय किधर से उगता है। चले, मैं देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, क्योंकि एक जो मरीज होता है उसका होता है डॉक्टर पर भरोसा, और उस भरोसे को मरीज के साथ आप कैसे कायम करते कि वो भरोसा और फिर आपके सेंटर से जुड़े हो? अच्छी सुविधाएं देना, मरीज को इज्जत देना, साफ सफाई का वातावरण रखना, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, यही बस हमारा अभी तक 30 साल से हम यही करते आए हैं और इसका फल हमको हमेशा मिलता रहा है। डॉक्टर विभांशु गुप्ता, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हाईटेक मशीनों से आजकल इलाज चल रहा है, अब बहुत चीज़ें आ गई हैं, एआई का दौर आ गया है, ऐसे में आपके क्लिनिक में क्या खास है और हमारे मन से कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इलाज होता है, अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट कभी भी पेनलेस नहीं आता, हमेशा दर्द में लेके आता है, और हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि हम उस दांत को बचा लें। तो जब पेशेंट दर्द में आ रहा है उस समय बचाने के लिए ऑप्शन में एक ही ट्रीटमेंट बचाता है, रूट कैनाल। पूरे बुंदेलखंड में सिर्फ 2 इंडो माइक्रोस्कोप है, सिर्फ 2, और 2018 से हमारे पास इंडो माइक्रोस्कोप है। उससे सबसे लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट होते हैं, अगर किसी पेशेंट का किसी अन्य जगह रूट कैनाल के दौरान औजार टूट भी गया है जो, तो वो भी हम निकाल के उसका वो दांत बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़े। उम्मीद करते हैं जो सफर आप शुरू कर रहे हैं, जिस सफर को आप सफल बनाना चाहते हैं, आप उसमें आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर बने रहे और रमेश चंद्रा सर मंच पर आए और आप सभी को सम्मानित करें।
तो आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और सभी के विचार भी सामने आ रहे हैं। तो चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है और चित्रकूट की बात करने आज हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो देखिए ये कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता हुआ, जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी आप सभी को सम्मानित किया जा रहा है, तो स्वागत किया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए।